नमस्कार। नीट 2024 को लेके अभी सबसे बड़ा विवाद है कि रीनीट को कंडक्ट कराना चाहिए या फिर ग्रेस मार्क्स को हटा के दोबारा से रिजल्ट को पब्लिश करना चाहिए। इसको लेके जोरों से विरोध चल रहा है, लीगल कार्यवाही चल रही है। तो इस वीडियो का मकसद है आप सभी को प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन देना। एक एक चीज डिटेल में आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि कहां पे क्या चीजें चल रही हैं। सारा इंटरप्रिटेशन आपको जो ऑफिशियल न्यूज है और जो ऑफिशियल न्यूज सोर्सेज हैं, जो कोर्ट की हियरिंग है, उसको आपके पढ़ को एक एक आपकी बारीकी आपको मैं समझाना चाहूंगा कि कहां पे क्या जो चीजें हुई हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को प्लीज पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको मिसगाइड किया जा रहा है और इस चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा नाम है शोभित वर्मा और मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने थंबनेल में देखी वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनटीए कहां पे चूक गया है अपनी गलती को छुपाने में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेस मार्क्स देने का ऑर्डर दिया था उन बच्चों को, जिन बच्चों को शायद पेपर करने के लिए पूरा समय नहीं मिला था, वहां पे एनटीए ने क्या गलती है, क्योंकि ये चीज अभी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है और कोर्ट में सबसे ज्यादा जस्टिस दिलाने में आपको यही चीज काम आने वाली है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है, जहां पे क्लैट का जो एग्जाम था उसके ऊपर जो केस हुआ था और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमारे पास में है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के, ये रहा वो डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अपडेट करना चाहूंगा कि जो कोलकाता हाई कोर्ट में एक एक करके हम लोग सीरियली क्रोनोलॉजी से इवेंट्स को कवर करेंगे, जो कल के दिन में सारी न्यूज हेडलाइंस आई, सारे इवेंट्स हुए, और समझेंगे कि आगे किन चीजों की पॉसिबिलिटी है और आपको किस तरीके से कंपोज रहना है, पीसफुल रहना है और कैसे सिचुएशन के अगेंस्ट रिएक्ट करना है, क्योंकि आपका रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल शाम के समय पे लगभग 3-4 बजे के समय पे अपडेट आई कि कोलकाता हाई कोर्ट में एक किसी इंडिविजुअल ने पिटीशन फाइल की थी और उस पिटीशन की सुनवाई हो गई, जिस पे ये अफवाह फैलाई जा रही है कि काउंसलिंग को रोक दिया जाएगा। हाई कोर्ट के आगे एनटीए की काउंसलिंग कराने की औकात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि जब कोई कोर्ट किसी चीज पे स्टे लगाने के लिए बोलता है, तो 2015 वाला जो जजमेंट था मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कल की वीडियो में भी मैंने आपको ऑफिशियल जजमेंट दिखाया था। ऑफिशियल जजमेंट की बिल्कुल लास्ट लाइन आके हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, टिल दैट डेट, दैट इज 10/6/2015 ओनली, फर्दर स्टेप्स इन एग्जामिनेशन प्रोसेस शैल रिमेन स्टेड। तो जब कोई कोर्ट स्टे लगाता है तो उन पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करता है और वहां पे मेंशन होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे स्टे लगा हुआ है। यहां पे अगर हम आके देखें, जो प्लिया पे कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, वहां पे लिखा हुआ है कि जस्टिफिकेशन ऑफ सच एन एक्सरसाइज। एक बार आप देख लीजिए, पहले इसको आपके सामने मैं खोलना चाहूंगा। हालांकि ज्यादातर लोग इस डॉक्यूमेंट को देख चुके हैं, इस पे काफी सारी वीडियोस को देख चुके हैं। मैं फिर से यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि मैं काउंसलिंग को फेवर नहीं कर रहा हूं, बस आप लोग जो मिसगाइडेड हैं उसको लेके आपको क्लैरिफिकेशन बता रहा हूं कि क्या होने वाला है और क्या प्रोसेस चलेगी और क्यों काउंसलिंग खारिज हो सकती है, इसको भी समझिए। जो पिटीशन की हियरिंग की लास्ट लाइन थी, वहां पे मेंशन था, द आउटकम ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस शैल अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ रिट पिटीशन। इसका मतलब, अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन लीगल बैकग्राउंड में है, आप जाके पूछिए। इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि काउंसलिंग प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाती, कोर्ट ने किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की है कि काउंसलिंग प्रोसेस को पोस्टपोन किया जाए या उसको रोका जाए या कुछ भी ऐसा कोर्ट ने नहीं बोला है। कोर्ट ने बस ये बोला है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस का जो भी आउटकम होगा, उस आउटकम को अलाइन करना पड़ेगा, यानी कि उस आउटकम को सेम लाइंस पे होना पड़ेगा इस रिट पिटीशन के रिजल्ट पे। इसका मतलब यह है कि अगर रिट पिटीशन, जैसे रिट पिटीशन थी एनटीए के अगेंस्ट में, तो कोर्ट अगर एनटीए के अगेंस्ट में डिसीजन देता है, कोर्ट ये कहता है कि एनटीए अपने रिजल्ट को रिवाइज करे, उस दौरान अगर रिट पिटीशन का रिजल्ट आने तक काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और काउंसलिंग का एक आध राउंड का रिजल्ट आ जाता है, तो उसको खारिज करके उस समय पे दोबारा काउंसलिंग का पहला चरण या दूसरा चरण जो कुछ भी हो चुका होगा, वो काउंसलिंग बॉडीज को दोबारा कराना पड़ेगा। काउंसलिंग बॉडीज हरकत में इसलिए आ गई हैं क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है, लीगल प्रोसेस कोर्ट में चल रहा है। हमारे आपके डिस्कशन पे डिपेंड नहीं करता है। जब चीजें कोर्ट में जाती हैं तो वो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से चलती हैं। कोर्ट उनकी इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से कराता है। वो हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप पेपर थेफ्ट के ऊपर या पेपर लीक के ऊपर करवाइए, बस आप खाली क्या कहते हैं, ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप खाली ग्रेस मार्क्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराइए। हम कोर्ट को गाइड नहीं कर सकते हैं।
once a matter goes into the court, it is in the hands of the court to decide whether what should be investigated and what should not be investigated। पहला पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे काउंसलिंग बॉडीज, असम का नोटिफिकेशन आया और पूरे में पैनिक फैल गया। एमसीसी की काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने नहीं जा रही है क्योंकि वेबसाइट्स वगैरह अपडेट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टेट काउंसलिंग को डेटा शेयर किया जाता है अपने कैंडिडेट्स का। उस बीच में आपका सारा प्रोसेस उनका चलता है, तो वो हरकत में इसलिए आ गए क्योंकि किसी स्टेट के पास में कम रिसोर्सेज हैं, कभी से किसी स्टेट के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो अपना काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको टाइम लगता है। और इस प्रक्रिया में अगर ये स्टार्ट हुई है तो कम से कम 15, 20, 25 दिन का टाइम लग सकता है। तो काउंसलिंग शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि अब एडमिशन हो जाएंगे, प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि चलो कोर्ट के रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, प्रक्रिया तो एक दिन में हो जानी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई पिटीशन अगर कोर्ट में गई है, उसके आगे क्या इन्वेस्टिगेशन की सीरीज चलने वाली है, उस पे डिपेंड करेगा ये चीज कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं उस बात पे जो कि एनटीए ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज को मिस किया है। आपको दिखाना चाहूंगा वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मैंने रात में लाइव सेशन भी लिया था जब ये खबर मुझे पता चली थी। सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उस केस की हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, जहां पे दिशा पंचाल नाम के किसी कैंडिडेट ने क्लैट के एग्जाम में जो गड़बड़ हुई थी, पेपर में कम टाइम मिला था, उन्होंने केस फाइल किया था, काफी सारे और भी पिटिशनर से उस पे सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की थी और उस पे गाइडेंस अपना दिया था कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, जिस फॉर्मूले के तहत एनटीए ने अपना बयान दिया है उस दिन के प्रेस रिलीज में 6 तारीख के, कि उन्होंने कुछ 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो आइए चलिए इसको पढ़ते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जस्टिस मिलेगा आपको मेनली इसी पॉइंट पे। कुछ भी आपके रैंक में अगर फर्क पड़ सकता है, इंप्रूवमेंट पड़ सकता है, इन केस अगर रीनीट नहीं होता है तो आपको यहाँ से रिलीफ मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही थी, यहाँ पे मैं इसका ये जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक मैं वीडियो में नीचे अटैच कर दूंगा, और इसी के साथ में आप देखिए पॉइंट 3 यहाँ पे ये कह रहा है, when the list is redrawn after providing compensation as above, it has to be ensured that the rank of the candidate in the existing list are not affected। बात को समझने की कोशिश करिए। when the list is redrawn यानी कि जब लिस्ट को दोबारा बनाया जाएगा, providing compensation to the affected candidate यानी कि जो कैंडिडेट एग्जाम में पूरा टाइम नहीं मिलने की वजह से अफेक्ट हुए थे, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में जो रीलिस्टिंग होगी उससे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स की मेरिट पे कोई तरीके का असर नहीं आना चाहिए। ये कोर्ट ने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिया था। और एनटीए ने यहाँ पे आके क्या किया है कि एक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि रैंक बनाने में, रिजल्ट बनाने में इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि जिन बच्चों को एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, सो कॉल्ड ग्रेस मार्क्स, उसको वो सेपरेट करे। कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे that such candidates may be added with rank 51A 51B। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करते हैं कि कोई नॉर्मल बच्चा है 51 जिसका रैंक आया, उसके नंबर है 700, और कोई ऐसा बच्चा है जिसको ग्रेस मार्क्स देके 700 नंबर आया, तो उसको 52 रैंक या 51 रैंक नहीं दिया जाएगा, उसकी एक अलग सीरीज बना दी जाएगी जिससे कि ये डिनोट हो पाए। मोर ओवर कोर्ट ने यहां तक कहा था, एंड फॉर अकोमोडेटिंग द नंबर ऑफ सच एडिशनल एंट्रेंट्स एंड इक्वल नंबर ऑफ सुपर न्यूमररी सीट्स may be created on an ad hoc basis। बात को समझिएगा, इस सिस्टम के तरीके से, इस सिस्टम के कारण, क्योंकि उन बच्चों को भी हर्ट हुआ है, उन बच्चों को भी नुकसान मिला है, उन बच्चों को पूरा राइट था कि उनको पेपर सॉल्व करने के लिए पूरा 3 घंटे मिले। जो भी नॉर्मलाइजेशन करके फॉर्मूला लगाया गया, कुछ भी किया गया, बट उससे एग्जिस्टिंग मेरिट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट उन कैंडिडेट्स पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि 1 साल के लिए जब ये एक्सेप्शनल सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो आप सुपर न्यूमररी यानी कि एक एक्सेप्शनल बेसिस पे हर कॉलेज में कुछ सीट्स को ऐड करें, मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कुछ सीट्स को ऐड करें, जिन सीट्स पे खाली इन बच्चों का एडमिशन होगा जो कि इस चीज से अफेक्ट हुए हैं, जो कि एक सेपरेट मेरिट के सिस्टम के तहत में होगा। वो सीट्स हमेशा के लिए नहीं बढ़ेंगी, एडहॉक सिस्टम पे खाली 1 साल के लिए बढ़ेंगी, जिसका एनटीए ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, जो कि अगर चैलेंज होता है कोर्ट में जाएगा तो एनटीए को कोर्ट रिजल्ट दोबारा बनाने के लिए, रिजल्ट दोबारा जारी करने के लिए बोल सकता है, और उन बच्चों के लिए सेपरेट सीट्स भी बनाई जाएंगी जो कि एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए जिनका एग्जाम फेयरली हुआ, प्रॉपर टाइमिंग मिला, उनके लिए रिलीफ का काम करेगी। ओके इसी के साथ में आगे बोलेंगे, दिस विल इंश्योर दैट नो हार्ट बर्न इज कॉज्ड टू द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी इंश्योर्ड देयर बर्थ इन द रैंक लिस्ट
फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, नो रिलीफ इज सजेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एरर्स इन फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग द आंसर की। ओके, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा था कि आंसर की वगैरह के बेसिस पे कोई रिलीफ कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाना चाहिए। अब आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट वाले केस पे। तो यहाँ तक जो हमने वीडियो में कवर किया उसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि कोर्ट ने एनटीए को ये इंस्ट्रक्शन आगे कोर्ट की तरफ से मिल सकता है कि वो अपना रिजल्ट रिवाइज करें, क्योंकि जब कोर्ट की हियरिंग्स होती हैं, कोर्ट में कोई फिनोमेना चलता है, तो वो मोस्टली अगर किसी सिमिलर तरीके का केस पास्ट में हुआ होता है तो उसी के रेफरेंस पे उसको चैलेंज किया जाता है। लॉयर्स भी उसी के रेफरेंस में चैलेंज करते हैं। जैसे जब ये एनटीए को कोर्ट के थ्रू इंस्ट्रक्शन मिला होगा, तब वो बच्चे जिन्होंने इसको चैलेंज किया था कि हमें पेपर में टाइमिंग पूरा नहीं मिला, उनके लॉयर में कोर्ट ने जाके इस क्लैट के पेपर का एग्जाम्पल दिया होगा कि 2018 में माय लॉर्ड ऐसा हुआ था, क्लैट के एक पर्टिकुलर एग्जाम में बच्चों को पूरा समय नहीं मिला तो वहां पे नॉर्मलाइज मार्क्स दिए गए थे। अब नीट के एग्जाम में ये मार्क्स क्यों नहीं दिए जाने चाहिए? क्योंकि हमारा संविधान एक है, हमारा देश अलग है, बस एग्जाम अलग है। तो कोर्ट को मजबूरन इस चीज को देना पड़ा, वो लॉ में आ गया। ओके, बट कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया नॉर्मलाइजेशन का अगर क्लैट के फॉर्मूला पे, तो क्लैट के जो हियरिंग हुई थी, जो कोर्ट ने खुद का ओपिनियन दिया था, जिस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन दिया था, वो बेसिस एनटीए ने पूरा कहीं तरीके से फॉलो नहीं किया है, जिससे कि एनटीए की लापरवाही साफ जाहिर होती है। तो उनकी लापरवाहियों की तो खैर कोई कमी नहीं है। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एनटीए आगे नहीं सुधरता है तो देश का भविष्य जो है वो डेफिनेटली खतरे में है। इस चीज़ की मुझे बहुत परवाह है और यही कारण है कि मैं रात में जाग के इतना मेहनत करके इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप एनटीए के फेवर में हैं, आप एनटीए की शाह ले रहे हैं, आप एनटीए की साइड ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मुझे ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि देश का भविष्य एनटीए जैसी संस्था के होने से खतरे में है। अगर 720 में से 720 नंबर बिना किसी चीटिंग के और बिना किसी इस तरीके के ग्रेस मार्क्स के पैटर्न पे भी पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि एग्जाम का लेवल कहीं ना कहीं वीक है। उसको फ्यूचर को देखते हुए, बढ़ते हुए कैंडिडेट्स को देखते हुए, बढ़ते हुए रिसोर्सेज को देखते हुए एडजस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि कैंडिडेट्स में डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हो पाए और रैंक्स प्रॉपर तरीके से बन पाए। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हल्ला मचा हुआ है इस चीज़ के अराउंड कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीट का एग्ज़ाम जिस दिन हुआ है उसके कुछ समय बाद ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया था चीटिंग को लेके, पेपर लीक को लेके, और उसकी हियरिंग पेंडिंग है, जिसको कोर्ट ने जुलाई में शेड्यूल करने को कहा है, क्योंकि अभी कोर्ट के वेकेशंस चल रहे हैं। इसमें बस एक सोल्यूशन है कि अगर कोर्ट से बहुत रिक्वेस्ट की जाएगी, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे एक कोर्ट में जब वेकेशंस चलते हैं तो पूरे कोर्ट की सिस्टम नहीं ऑफ होती है, पूरे कोर्ट के वेकेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस है कि देश बिना कोर्ट्स के, बिना लॉ के नहीं चल सकता है। तो छुट्टियों में भी कुछ बेंचेस बैठती हैं जिनको वेकेशन बेंचेस कहा जाता है। तो इस कोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अभी के लिए वेकेशन बेंचेस के अगेंस्ट प्लेस किया जा सकता है। तो अगर वेकेशन बेंच के अगेंस्ट केस चला जाता है तो फास्ट ट्रैक हियरिंग में भी पॉसिबल होगी पेपर लीक के केस में, बट हाई कोर्ट से उठ के मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। उससे पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है, आप न्यूज़ जाके देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट री एग्जाम ओवर एलिज्ड पेपर लीक। पेटिशन पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं 3 जून 2024 का अपडेट है, और पेटिशन पड़ी है आपकी 1 जून को, पहले से 1 जून से ही पेटिशन पड़ी हुई है। तो यहाँ पे कोर्ट ने जुलाई में हियरिंग करने का आदेश दिया हुआ है। अब इस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि जब आगे आप बढ़ेंगे, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें होंगी, तो उसमें कितना समय लग सकता है इसका अंदाज़ा नहीं है। कोर्ट इमोशन के बेसिस पे रीनीट नहीं कराएगा, बस मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे मुझे आपको मेरे ऊपर आपको ये ब्लेम नहीं डालना चाहिए कि मैं रीनीट के अगेंस्ट हूँ या फिर ग्रेस मार्क्स हटाने के अगेंस्ट हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं, सच्चाई क्या है, क्योंकि मुझे आपको बरगलाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये सच्चाई है, कोर्ट का सिस्टम एक तरीके से काम करता है, वो तरीका ये है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने आया था। इसके अगेंस्ट आपकी 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा, जहां की एनटीए से एक एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है। और मुझे लगता है, जितनी जाहिर सी बात है, जो लोग कह रहे हैं कि एनटीए घबरा गया है, वो लोग जितने बेशरम हैं,
जितने लापरवाह हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक प्रेस रिलीज करके अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया, वो इसी तरीके का कुछ भी कोर्ट को देने की कोशिश करेंगे और बच निकलने की कोशिश करेंगे। फिर कोर्ट उनके फिर से पीछे पड़ेगा, फिर से वकील चैलेंज करेंगे, जिसमें ऑब्वियस है कि इन सब में समय जाना है। एक कोई महान टीचर कह रहे थे कि मुझे लगता है आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा, एक कोई महान टीचर जी कह रहे थे कि मुझे लगता है कि कोर्ट को 1 से 2 दिन का समय देना चाहिए था, खाली इतना समय नहीं देना चाहिए था। तो जब आप एक नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लाई मांगती है कोर्ट, तो कुछ स्टैंडर्ड्स देश में सेट हैं। वो उछल उछल के कहते हैं कि मैं लॉयर बन गया, मैं लॉयर बन गया। तो ऐसे नहीं होता है। आप जिस प्रोफेशन में हैं अपनी सीमा उस प्रोफेशन तक रखिए, बच्चों को चीज़ें बताइए, गाइड करना आपका काम है, बट ओवर एक्साइटमेंट में आप बच्चों के करियर को ख़राब मत करिए, उनके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ मत करिए। कुछ टीचर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बता रहे हैं कि कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। अब काउंसलिंग प्रोसेस जब चालू होगी तब आप शॉक में चले जाएंगे कि काउंसलिंग कराएं, काउंसलिंग तो स्टार्ट होगी, रीनीट होगा नहीं होगा, क्योंकि आप तथ्यों को समझना ही नहीं चाहते हैं। दोनों प्रोसेस आगे पैरेलल चलने वाली हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का स्कोप नहीं है, सिंपल सी बात है। उसमें से जो सही साबित होगा वो प्रोसेस आगे चलेगी और दूसरी प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर कोर्ट में यह साबित होता है पेपर लीक नहीं हुआ तो काउंसलिंग के रिजल्ट्स लागू हो जाएंगे, इन केस काउंसलिंग हो जाती है। अगर कोर्ट में यह साबित हो गया कि पेपर लीक हुआ था, रीनीट का एग्जाम कराना चाहिए या फिर रिजल्ट को रिवाइज कराना चाहिए, तो काउंसलिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करके दोबारा कराया जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया होती है तो पूरा मेडिकल सिस्टम, जिस पे पूरा देश डिपेंडेंट है, देश के जो ग्रामीण क्षेत्र के क्या बोलते हैं, जिनको बीमारियां हैं, जो बीमार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कि खाली सरकारी संस्थानों में अपने इलाज के लिए जा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जो 3rd ईयर MSMD के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी ड्यूटी जब पूरी हो चुकी होती है, उनको फर्दर अपना MCA ज्वाइन करना होता है, तो वो धरना देने लगते हैं। जब तक बैच ऊपर नहीं जाता है, पूरी चेन है, जब तक 1st ईयर का बच्चा नहीं जाएगा तब तक इंटर्न को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इंटर्न को अगर आपने रिलीफ दे दिया तो पेशेंट्स को कौन देखेगा, वहाँ पे JR और प्रोफेसर को कौन सपोर्ट करेगा। वो एक प्रैक्टिकल और डायनेमिक फील्ड है। तो 4 साल कोविड से सफ़र करने के बाद में जो सिस्टम एक जगह पे आया है वो पूरा हॉल्ट पे चला जाएगा, वो पूरा फिर से पैरालाइज हो जाएगा, जिसको उठाने में पूरा फिर से 4 साल का समय लग जाएगा। इसलिए ऐसा है कि काउंसलिंग और रीनीट की जो प्रोसेस है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, वो पैरेलल ही चलेंगी। किसी भी चीज़ पे किसी तरीके का स्टे नहीं लगाया गया है, ये चीज़ आप गांठ बांध के समझ लीजिए। तो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वो काउंसलिंग को लेके भी विजिलेंट रहें, और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और रीनीट होने पे भी, रिजल्ट रिवाइज होने पे भी उनका सिलेक्शन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर आप अगर बहुत दूर हैं, अगर आपको लगता है तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये यूट्यूब पे आके लाइव सेशन ज्वाइन करना, मुहिम चलाना, अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए कि दिन में 2 बार देख लें, आपको अपडेट बता दें, उतना आपके लिए काफ़ी होगा। जिन बच्चों को लगता है कि वो रीनीट पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो पढ़ाई स्टार्ट करें। रीनीट की डेट का वेट करके अगर आप रीनीट की डेट से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो फिर आप भी समझिए कि आपके एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये मेरा सिंपल सा मैसेज था। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को अवेयरनेस के लिए शेयर करेंगे, ऐसा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। एंड इसी के साथ में आपको इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। कंटेंट पसंद आया तो कमेंट्स करिए, एंड बाकी आपकी जो भी दिक्कत है बताइए। चैनल पे हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, तो फॉलो करते रहिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शोभित वर्मा, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।